So electricity duty that is decided by the government. Okay, that may vary as per the state also. ड्यूटी जैसे कि हम लोग टैक्स एक तरह से देते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ये है, ठीक है। बेसिक चीजों को समझ गए ना कि हमारा दो पार्ट इसका क्या होता है, एक होता है फिक्स चार्ज और दूसरा रनिंग चार्जेस, ठीक है। फिक्स चार्ज जो होता है हमारा मैक्सिमम डिमांड पर डिपेंड करता है, और रनिंग चार्जेस जो मेरा मंथली कंजम्पशन होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पर यूनिट कॉस्ट से, ठीक है। तो ये होता है हमारा टू पार्ट टैरिफ। ओके, नाउ थ्री पार्ट टैरिफ। थ्री पार्ट टैरिफ में एक एडिशनल टर्म आ जाता है अगर हम लोग कंपेयर करें टू पार्ट टैरिफ से, ठीक है। ये अगर देखो इसके एक्सप्रेशन को B इंटू के डब्ल्यू प्लस C इंटू के डब्ल्यू एच, ये तो सेम ही है जो कि टू पार्ट टैरिफ में था। यहाँ एक एडिशनल ये है ए क्या है हमारा, फिक्स्ड चार्ज मेड ड्यूरिंग ईच बिलिंग पीरियड, ठीक है। ये फिक्स्ड चार्ज को यहाँ पर ऐड किया जाता है। फिक्स्ड चार्ज करने का मतलब ये सर्टेन अमाउंट है जो कि आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका जो भी आपका कंजम्पशन हो रहा है पर मंथ का, उस पर ये डिपेंड नहीं करता है, ये वैल्यू इसका जो भी अमाउंट होगा, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि इस टैरिफ स्ट्रक्चर में देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये इस तरह का टैरिफ जो है बेसिकली इम्प्लीमेंट होता है जो लार्ज कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, वहां पर उस तरह के केसेस में। तो लार्ज कंज्यूमर्स के लिए एडिशनल फैसिलिटीज ये दिया जाता है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिल सके कंपेयर टू जो कि हाउस होल्ड्स में दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलता है लार्ज कंज्यूमर्स के, जैसे कि इंडस्ट्रीज में पावर फेलियर का सिचुएशन कम होता है, वहाँ जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। जब कुछ एडिशनल अगर बेनिफिट हम लोग दे रहे हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देने की कोशिश कर रहे हैं, so we need to take some extra money from that consumer, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ पर ऐड किया जाता है थ्री पार्ट टैरिफ स्ट्रक्चर में, फिक्स्ड चार्ज, ठीक है ना। तो यही इसका पर्पस है बेसिकली। बाकी तो फिर हमारा है ही तो मैक्सिमम डिमांड और फिर ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। तो इन तीनों का जो सम होगा दैट इज द टोटल चार्ज अंडर द थ्री पार्ट टैरिफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यही सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है टू पार्ट टैरिफ स्ट्रक्चर से इसमें, ओके। ये एक और एक स्क्रीनशॉट है इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा कि इंडस्ट्रीज अगर हो, ठीक है, जहाँ की पावर कंजम्पशन हमारा ज्यादा है, तो उस तरह के केसेस में टैरिफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा इससे समझ सकते हो। ये एक एग्जांपल है, एक कंज्यूमर है, ठीक है, जिसका कि कॉन्ट्रैक्ट डिमांड जो है वो 100 kVA है, ठीक है। दैट डिमांड इज नॉट इन किलोवाट, दैट इज इन kVA, 100 kVA, ठीक है। एज पर द टैरिफ स्ट्रक्चर 100 kVA का उसका मैक्सिमम डिमांड है, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, एंड वी आर गिविंग सप्लाई इनपुट एज 11 kV, ठीक है। उस इंडस्ट्री को, उस कंज्यूमर को 11 kV सप्लाई जो है वो डायरेक्टली दिया जा रहा है, जबकि हमारे घर में कितना आता है, हम लोग जो सप्लाई यूज करते हैं उसका वोल्टेज रेटिंग क्या होता है, 220 वोल्ट, 220, और 3 फेज अगर लेना हो तो 440, ठीक है। बट ये इंडस्ट्री है तो वहां पर 11 kV इलेक्ट्रिक सप्लाई का डायरेक्ट कनेक्शन दिया हुआ है। तो ये लार्ज इंडस्ट्री का एग्जांपल है। तो इस केस में टैरिफ स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग
कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर इससे समझ सकते हैं। ठीक है, देखो ये तो इस पोर्शन को रहने दो, दैट इज नथिंग बट द एरिया। इस चीज को देखो, करंट असेसमेंट जो भी है, इसमें क्या क्या है हमारा, ये तीन वैल्यू को देखो। नंबर 10, मैक्सिमम डिमांड चार्ज एट द रेट 300 रुपीज पर केवीए। ठीक है, 300 रुपीज पर केवीए पेमेंट करना ही है। ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ अ फिक्स चार्ज। ठीक है, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स चार्ज एज वेल एज द कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, जो मैक्सिमम डिमांड की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये कह सकते हैं कि दैट इज अ काइंड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जो वैल्यू था ना ए और बी, लाइक दैट। सो इसका कितना है, 100 kVA। ठीक है, सो he has to pay 300 rupees per kVA. So 300 multiplied by 100 kVA, that means rupees 3 lakh, that he has to pay as a maximum demand charge. Okay, so चूंकि हम लोग इसको दे रहे हैं 11 kV का सप्लाई, डेडिकेटेड सप्लाई, okay, that is less interruptive, कंटिन्यू इसको सप्लाई अगर दे रहे हैं हम लोग, so we are providing some additional facilities. So on behalf of that, he has to pay this much amount, okay, rupees 300 per kVA, as per the tariff structure decided by the government. उसके बाद क्या है हमारा, एक्सेस डिमांड चार्ज। ये एक्सेस डिमांड क्यों हो गया, उसने कहा कि 100 kVA ही है जो कि हमारा रिक्वायरमेंट है at the time of the connection, but he is utilizing more electricity and the recorded maximum demand is now 120 kVA for example. Okay, so for this additional consumption, ये जो मैक्सिमम डिमांड जो एडिशनली रिकॉर्ड किया गया, जो कि 100 से ज्यादा है, उसके लिए पेनाल्टी चार्जेज है ये। ठीक है, so these things we are also adding while calculating the tariff. Okay, and the third one is the energy charge. Okay, जो भी कंजम्पशन होगा उसको पर यूनिट के बेसिस पर कैलकुलेट किया गया है, तो ये आएगा अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इस तरह के कंज्यूमर के केस में ये जो कैलकुलेशन होता है पर यूनिट, ये टाइम के हिसाब से वेरी करता है। ठीक है, अगर यहाँ देखो 5 AM to 5 PM रेट इज डिफरेंट, 5 PM to 11 PM ये हमारा पीक आवर होता है, इवनिंग का टाइम जो है, तो यहाँ पर रेट ज्यादा है, एंड इन द नाइट टाइम रेट जो है सबसे कम है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग पर यूनिट कॉस्ट जो है वो वैरी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा इसलिए करते हैं कि ये प्रमोट करता है बेसिकली, कंज्यूमर को फोर्स करता है कि आप मैक्सिमम जो कंजम्पशन है वो इस पीरियड में कीजिए, नाइट पीरियड में, जब हमारा डिमांड कम हो। क्योंकि नाइट में क्या है, जो नॉर्मल डोमेस्टिक हो या फिर कमर्शियल हो, वहां पर कंजम्पशन कम होता है, सो एट दैट टाइम द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर। सो by fixing such type of the tariff structure, we are forcing the industries to utilize the electricity during off peak period. ठीक है, इसलिए इस तरह का टैरिफ स्ट्रक्चर ये बनाया गया है। तो इस तरह से अलग अलग रेट में इस पीरियड में क्या कंजम्पशन हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस रेट से, तो ये इतना अमाउंट आएगा। ठीक है, और इस तरह इन तीनों अमाउंट को ऐड जब करेंगे तो ये अमाउंट आएगा टोटल एनर्जी चार्ज। ठीक है, और फिर यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ये आ रहा है। ठीक है, दैट इज 6% ऑफ दिस अमाउंट।
है। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये हमारा 1 महीने का असेसमेंट आएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था जिस समझने के लिए कि टैरिफ स्ट्रक्चर को किस तरह से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टैरिफ क्लियर हो गया। हम लोग कौन कौन सा टैरिफ के बारे में देखें? एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल, कौन कौन सा टैरिफ हो गया, टाइप्स ऑफ द टैरिफ? सर सिंपल टैरिफ, ओके, सिंपल टैरिफ, फ्लैट टैरिफ, टू पार्ट टैरिफ और फ्लैट टैरिफ, टू पार्ट टैरिफ, देन थ्री पार्ट टैरिफ। थ्री पार्ट टैरिफ। ओके, बेसिक डिफरेंसेस समझ में आ गया। अब एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं बेस्ड ऑन द टैरिफ। सिंपल से एग्जांपल्स है। फर्स्ट वन क्या कहता है हमारा, द मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर इज गिवन, दैट इज 20 एम्पियर एट 220 वोल्ट, and his total energy consumption is given 8760 kWh. If energy is charged at the rate of 20 paise per unit for 500 hours, use of maximum demand per annum plus 10 paise per unit of additional unit, then calculate the annual bill and equivalent flat rate. Okay, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लोड फैक्टर और पावर फैक्टर जो है उसको यूनिटी कंज्यूम किया गया है इस केस में। तो मैक्सिमम डिमांड हम लोग निकाल सकते हैं। मैक्सिमम डिमांड क्या होगा हमारा, इज कंज्यूमिंग 20 एम्पियर at 220 volt. Okay, and the power factor is unity, we are assuming since it is not given in the question. Okay, तो अगर दिया होगा तो उसको हम लोग यहाँ पर 1 के बदले सपोज 0.8 अगर दिया होता तो यहाँ पे 0.8 कर देते, 220 इंटू 20 इंटू 0.8 अगर पावर फैक्टर दिया होता। नहीं है तो we are assuming it as unity. Okay. So what will be the value of the maximum demand, that is 220 into 20 into power factor divided by 1000, since we are writing it in kilowatt. Okay, so this is the maximum demand as per the data given, and what we have to calculate, we have to calculate the annual bill. Okay, so what is the annual charge? अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया हुआ है, if the energy is charged at the rate of 20 paise per unit for 500 hours. Okay, 500 hours के लिए 20 पैसे पर यूनिट, तो कितना ये होगा 4.4, that is the maximum demand into 500, that is 2200 kWh. So multiply that by 20 paise, so it is 440 rupees, and the remaining unit है वो कैसे है 10 पैसे पर यूनिट फॉर एडिशनल यूनिट्स। सो टोटल कंजम्पशन कितना था 8760, so subtract from 8760, you will get this much is the additional unit, to multiply by 10 paise this additional unit, you will get this much amount. So total amount is annual amount is 440 plus 656 is 1096. Okay. Simply you can calculate, इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे ना वो सारे न्यूमेरिकल में इसी तरह से दिया हुआ रहता है, सारा कुछ दिया रहेगा। सिर्फ जो हमारा टैरिफ स्ट्रक्चर की हम लोग जो बात की है ना पर यूनिट कंजम्पशन, उसके बेसिस पर हम लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग इन so much detail.
इस चीज को आई होप यू कैन डू इट बाय ओन. So I am skipping this one and coming to the last topic, that is the electric shock. Okay. Okay, so what is electric shock? An electric shock occurs when a person comes into contact with an electrical energy source. Okay. And the electrical energy flow through a portion of the body causing a shock. तो याद होगा कि जब हम लोग अर्थिंग की बात कर रहे थे, अर्थिंग एंड द ग्राउंडिंग, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब इलेक्ट्रिक शॉक और इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे. ठीक है, इससे कैसे हम लोग बच सकते हैं, ठीक है, किस तरह से हम लोग ग्राउंडिंग करें, ठीक है, अर्थिंग किस तरह का करना चाहिए किस केस में, so that the possibility of electric shock can be minimized. So we have discussed in detail at that time. So I don't think that there is much content to explain regarding this electric shock. Okay. तो जो इसके बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, सिर्फ उसी को थोड़ा बहुत मैं भी डिस्कस करता हूँ. इलेक्ट्रिक शॉक क्या है? बेसिकली इट अकर्स when a person come in contact with an electrical energy source, obviously. And what are the factors that determining the severity of the electric shock? Okay. Factors क्या है? The type of the current, either it is AC or DC. Okay. The amount of current, whether it is 1 ampere or 100 ampere. The electric shock, the effect of the electric shock will be different in both the cases. So the amount of current is also a factor which determine the severity of the electric shock. Okay. And in case of the types of the current, either we are using the AC or DC. So under different situations, the severity will be different. Okay. Which one will be more severe, AC current or DC current? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है, काफी बेसिक क्वेश्चन, कई इससे फैमिलियर भी हो गए. Which one will be more severe? AC current. DC current. Anyone else? DC current. Why? Because in AC current, current at point 0, then तो उस टाइम पे करंट 0 हो जाता है, तो शॉक मतलब उस टाइम आदमी के बचने का चांसेस हो जाता है. बट डीसी में डायरेक्ट पूरा करंट ही लग जाता है, तो नहीं बच पाता. वो कॉन्टिन्यूअस होता है ना, कॉन्टिन्यू होता है, वहां पर करंट 0 का सिचुएशन हमारा नहीं आता है. Okay. Okay. And the duration of contact, that is also a factor. ठीक है, कितने देर के लिए हम करंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड or for few seconds. Okay. So that will decide the severity of the electric shock. That is also an important factor. Then the surface area of the contact or the electrical field strength. Okay. Contact का surface area कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो करेगा उसका पाथ कैसा है, ठीक है, बॉडी से जो फ्लो कर रहा है, so that will also decide the severity. And the health of the person, that is also a factor that is least important, but these are the factors which will decide the severity of the electric shock. Okay. So what happened when we will get the electric shock? All of you know. Okay. The burns, injuries, cardiac arrest, muscles, nerves, tissue destruction. So all such things that you may face whenever you will face the electric shock. Okay. So
basically from the electrical point of view, what are the causes? Okay. क्या रीजन हो सकते हैं इस तरह के इलेक्ट्रिक शॉक्स के? है और क्या प्रिवेंशंस हम लोगों को प्रिवेंटिव एक्शंस क्या लेने पड़ेंगे so that we can avoid such type of the situations, okay, that we need to focus. Okay. So what are the causes? अगर सपोज हम लोग डोमेस्टिक वायरिंग की भी बात कर रहे हैं इस मॉड्यूल में, तो अगर हम लोग घर में जो भी वायरिंग है, ठीक है, मेन स्विच है, अगर वहाँ पर प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो, ठीक है, और कुछ मेंटेनेंस का काम अगर करना हो, तो वहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो हमारा लग सकता है। वायरिंग किया हुआ है अगर हमारे हाउस होल्ड्स में, कहीं पर अगर कट सेक्शन है, तो वहाँ पर प्रॉपर कनेक्शन नहीं किया हुआ हो, इंसुलेशन टेप का यूज नहीं किया हुआ हो, सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। प्रॉपर अर्थिंग अगर नहीं किया हुआ है हमारा, तो उस केस में भी इलेक्ट्रिक शॉक की पॉसिबिलिटीज हैं। So there are various reasons, number of the reasons that may cause the electric shock. Okay. So we need to take some preventive action in order to avoid this such kind of the electric shocks. Okay. किस तरह के हम लोगों को preventive action लेने की जरूरत है? Avoid water at all times when working with electricity. Never use the equipment with frayed cords, okay, or the damaged insulation or the broken plugs. Always use insulated tools. Okay. Then always use the appropriate insulated rubber gloves, and never try repairing energized equipment whenever you have to do the maintenance work, or you have to repair any electrical equipment. Then you should focus that the electricity supply is switched off. Okay. So such type of the preventive actions we need to taken in order to avoid or in order to minimize the chances of electric shock. Okay. So other reasons are also mentioned here. There are very few common reasons. Okay. You may go through that. So in the last one small topic is left under this module, that is the electrical safety rules. Okay.